हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कैप्सूल। और कैप्सूल में हमने बेसिक पढ़ लिया था, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी और क्या होते हैं कैप्सूल, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और उसके बाद मैंने लिमिटेशन भी बता दी थी। देन आप देख सकते हो, जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख लेना पिछला वीडियो। और ये कैप्सूल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जिलेटिन के बारे में। जिलेटिन क्या होता है, मतलब यही चीज़ है जिलेटिन, जिससे कैप्सूल का जो वो होता है स्ट्रक्चर, जो उसकी बॉडी होती है वो बनती है। ओके। अब देखिए, जिलेटिन फोर कैप्सूल प्रिपरेशन, यानी कैप्सूल की प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। बायोलॉजिकल डिराइव्ड जिलेटिन, जो बायोलॉजिकल डिराइव्ड जिलेटिन है वो हमें एनिमल से मिलती है। एनिमल, एनिमल क्या चीज़, एनिमल में क्या चीज़, बोन, एनिमल के बोन, स्किन, टिश्यू, वहाँ से हमें जिलेटिन मिलती है। अब इन पार्ट्स में मैक्सिमम प्रोटीन रहता है, और जिलेटिन भी एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पार्ट्स रहते हैं इनमें प्रोटीन रहता है मैक्सिमम। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। ये देखिए, अब जो एक कोलेजन है ना, यही स्टार्टिंग मटेरियल है किसका? जिलेटिन को बनाने के लिए। क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल है जिलेटिन को बनाने के लिए। ओके। अब देखिए, एक और चीज़ बता दूं मैं। जिलेटिन जो है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसका। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल, जो वाटर से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, वाटर लविंग। ओके। अब एक और पॉइंट, जो इसकी एच एल बी रेंज है, एच एल बी रेंज वो है 9.8। ठीक है, 9.8। एच एल बी क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, और सुटिक्स की जो एक और लेक्चर है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, उसी लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है एच एल बी रेंज। पूरा एक सब्जेक्ट वो है हमारा चैप्टर। ओके। अब देखिए, हाइड्रोफिलिक होता है और ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस। ओके। देन अब चलते हैं हम इस पे, ये कैसे बनता है, जिलेटिन फॉर्म कैसे होता है। ओके। कोलेजन जो प्रोटीन रहता है, ये हमें मिलता है बोन से, स्किन से, और जो अदर पार्ट रहते हैं, टिश्यू हो गया हमारा। अब बोन से हमें जिलेटिन मिलता है। ठीक है। स्किन से मिलता है, किसकी स्किन? पोक की और काफ की, पोक और काफ। और टिश्यू उससे डायरेक्ट मिलता है, टिश्यू से भी। अब देखिए, जो प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन की कुछ इस तरह से रहती है। जो कोलेजन रहता है, हम पहले ले लेंगे कोलेजन को, कलेक्ट करेंगे एनिमल बोन से, स्किन से, और जो टिश्यू है अदर पार्ट में उनसे। स्किन में बता दिया था मैंने, पोक रहता है, पिग यानी पिग का बच्चा, काफ यानी गाय का बछड़ा। इनसे हम लेंगे कोलेजन। अब इसमें पहले हम चलते हैं एनिमल बोन पे। जो बोन से लेंगे ना हम, उसमें हम करेंगे डबल ट्रीटमेंट। डबल ट्रीटमेंट मतलब बताता हूँ मैं। अब इसमें क्या हुआ, पहली स्टेप है, जो बोन है ना, पहले हम उसका साइज रिडक्शन करेंगे। साइज रिडक्शन करेंगे यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। साइज रिडक्शन ये भी हमारा एक टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, इसको भी मैं आगे वाले लेक्चर में कवर कराऊंगा। साइज रिडक्शन करेंगे बोन का। अब बोन में रहता है कैल्शियम प्रेजेंट, जैसे कि आपको पता है बोन में रहता है कैल्शियम, इसलिए हम इसको 5% HCl यानी एसिड, इसके साथ ट्रीट करेंगे, एसिड ट्रीटमेंट। जिससे क्या होगा, जो इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस। क्या कहेंगे? डीकैल्सिफिकेशन। अब एसिड से ट्रीट करने से कैल्शियम तो रिमूव हो ही रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, कंटामिनेशन जो है वो रिमूव हो रहा है, और जो हमारी सॉफ्टनेस है बोन की वो मेंटेन हो जाएगी। जो मतलब सॉफ्टनेस है वो हो जाएगा सॉफ्ट, बोन हार्ड रहता है तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो एसिड ट्रीटमेंट करने से ये सारी चीज़ें हो रही है हमारी। अब मान लीजिए कैल्शियम रिमूव नहीं होता, अगर हमने मान लो एसिड के साथ ट्रीट नहीं किया तो कैल्शियम रिमूव नहीं होगा। अगर रिमूव नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न है, इसलिए हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। ओके। अब
एसिड ट्रीटमेंट जो करेंगे हम परफॉर्म करेंगे 10 से 15 दिन तक, ठीक है। इससे क्या होगा, एसिड ट्रीटमेंट से ये सारी चीज़ तो हो रही है, कंटामिनेशन रिमूव हो रहा है, सॉफ्टनेस जो सॉफ्टनेस है वो बन रही है बोन की, है ना, और क्या हो रहा है, कैल्शियम रिमूव हो रहा है। लेकिन इतने दिन तक ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, एसिड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसलिए एसिड को रिमूव करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको करेंगे बेस के साथ ट्रीट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बेसिक ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या रहता है, वो रहती है दूसरी स्टेप जिसमें हम कराते हैं इसका बेसिक ट्रीटमेंट। बेसिक ट्रीटमेंट ओके, जो रहता है हमारा 4 से 8 वीक तक। किसके साथ कराएंगे हम, लाइम सॉल्यूशन के साथ, 10% लाइम सॉल्यूशन। पहले देखिए, पहले क्या कराया हमने, एसिड के साथ ट्रीट कराया, कितना परसेंट, 5% HCl। फिर हमने कराया इसको बेस के साथ, बेसिक ट्रीटमेंट लाइम सॉल्यूशन के साथ 10% लाइम सॉल्यूशन। अब इससे क्या हुआ, एसिड जो था न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन हम कर देंगे इसको वाटर वॉश। वाटर वॉश तो इसमें क्या है, हमने दो प्रोसेस करी, इसलिए मैंने शुरू में इसको बोला था, इसका क्या रहता है, डबल ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, डबल ट्रीटमेंट, पहले एसिड के साथ फिर बेस के साथ। अब ये हो गई हमारी बोन की बात। अब करते हैं हम स्किन की बात, एनिमल स्किन। एनिमल स्किन में सिंगल ट्रीटमेंट कराएंगे। देखते हैं, देखिए पोक की स्किन लेंगे जो कि हार्ड होती है, और जो काफ है गाय का बछड़ा, उसकी स्किन रहती है सॉफ्ट। अब हार्ड होने के कारण हमें पोक की स्किन है उसको एसिड के साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, हार्ड होने के कारण। तो हम कराएंगे एसिड के साथ ट्रीट, कितना परसेंट, 1 से 5%। ये रहेगा 10 to 30 आवर के लिए, 10 to 30 आवर के लिए। अब इससे क्या होगा, जो उसकी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी, और साथ में कंटामिनेशन है वो भी रिमूव हो जाएंगे। देन एसिड के ट्रीट करवाने के बाद हम इसे कर देंगे सिंपल वाटर वॉश। अब इसमें हम बेस के साथ ट्रीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने 10 से 30 आवर कराया तो इतना एसिड इसमें नहीं गया होगा। उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने जो बोन था ना 10 से 15 दिन ट्रीट कराया था, इसलिए हमें बेस के साथ ट्रीट कराना पड़ा। अब चलते हैं हम काफ पे, यानी गाय का बछड़ा। ओके, अब इसकी स्किन पहले से सॉफ्ट है, ठीक। तो क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें बेस का ट्रीट करेंगे, बेस ट्रीटमेंट लाइम सॉल्यूशन से। कितना परसेंट रहेगा, 10%, 6 से 12 वीक के लिए, जिससे हम इसमें कंटामिनेशन रिमूव कर देंगे। और उसके बाद सीधा वाटर वॉश करेंगे 10 to 30 आवर, ठीक। अब इसमें बात करें कि इसमें बेस के साथ क्यों नहीं करवाया, डू नॉट, क्योंकि इसमें अगर हम बेस के साथ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें पहले से ही एसिड कम था, क्योंकि हमने शॉर्ट डिवीजन में करा था, ये बता चुका हूँ मैं। ओके, सो इसमें हो गया सिंगल ट्रीटमेंट, और उसमें था एनिमल बोन में डबल ट्रीटमेंट। होप समझ आ गया होगा आपको। एक और टॉपिक लाइन लिखी थी यहाँ पे, हाँ, जिलेटिन जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन मेथड से, हाइड्रोलाइटिक। ओके, किससे, हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके, अब अगले उस पे चलते हैं पॉइंट पे। अब देखिए, जो बोन है ये B4 बोन है, और इसमें एस का मतलब है स्किन। अब बोन और स्किन, इन इससे हमें लिया हमने मटेरियल, जो मटेरियल मिला हमने उसको कराया वाटर वॉश। वाटर वॉश कराने के बाद जो मटेरियल आया उसका हम कराएंगे एक्सट्रैक्शन, किससे, हॉट वाटर से। क्या कराएंगे, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा अच्छे से क्या होता है, कैसा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ओके, इसमें पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्शन। अभी आप जानिए कि सिंपल याद रखिए कि एक्सट्रैक्शन कराएंगे। अब कौन सा एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन, जो टॉप पे लिखा था। ओके, एमसीक्यू में पूछता है हाइड्रोलाइटिक या पूछ लेगा तो हाइड्रोलाइटिक है, याद रखना। देन उसके बाद करेंगे हम इसको फिल्टर, जो मटेरियल आया उसको एक्सट्रैक्शन कराया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर के बाद करेंगे वैक्यूम ड्राई, सुखा लेंगे अच्छे से। फिर जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा ना उसको हम करेंगे कूल, ठंडा, जिससे वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई। सॉलिड होने के बाद उसको हम कराएंगे एयर ड्राई। देन एयर ड्राई के बाद हमें मिलेगा हमारा जिलेटिन, जो कि है प्रोटीन।
अब जो ये जिलेटिन रहेगा इसकी प्रॉपर्टी होगी क्या क्या, ये टेस्टलेस है, हाइड्रोफिलिक नेचर है, HLV नंबर है इसका 9.8, HLV नंबर है इसका 9.8, याद रखना नोट। तो ये थी पूरी प्रोसेस जिलेटिन बनाने की, प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन। होप समझ आ गया हो आपको। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ जिलेटिन, यानी जिलेटिन कितने टाइप के होते हैं। सो जिलेटिन होते हैं हमारे दो टाइप के, फार्मा जेल ए, फार्मा जेल बी। अब जो जेल ए है इसका ए का मतलब है एसिड और बी का मतलब है बेस, फार्माजेल ए फार्माजेल बी। फार्माजेल ए यानी टाइप ए होता है, फार्माजेल बी यानी टाइप बी। जो फार्माजेल ए है ये हमारा एसिड ट्रीटेड जिलेटिन है, यानी जो एसिड से मिलेगा वो उसे हम कहेंगे टाइप ए, फार्माजेल ए। जो बेस के साथ ट्रीट करने में मिल रहा है वो है हमारा टाइप बी, फार्माजेल बी। अब जो टाइप ए है वो हमें किससे मिल रहा है, एसिड के साथ ट्रीट करने पे। अब एसिड का ट्रीट हमने किस पे करवाया था, बोन पे कराया था, बोन एनिमल बोन। एनिमल बोन कहाँ से था, पोक से, पोक से मिला था ना। ओके, अब बेस, बेस में क्या क्या यूज हो रहा था, बेस में हमने देखो बोन पे भी बेस का हुआ था यूज, बोन पे भी हमने करा था बेस का, और काफ पे भी बेसिक ट्रीटमेंट कराया था। तो ये इसमें आ जाएंगे, पोक के लिए टाइप ए और बोन और काफ में टाइप बी। अब चलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जीरो रहता है, यानी ना बेस रहेगा ना एसिड। सो टाइप ए, यानी टाइप ए के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो रहेगा हमारा pH 9। ऐसे समझिए जो टाइप ए है वो है हमारा एसिडिक, इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा वो बेसिक नेचर का होगा, मतलब बेसिक वैल्यू रहेगी उसकी बेस के। ठीक है, तो बेस में यानी जैसा आपको पता है पीएच वैल्यू में 7 से कम वाली, यानी 1 टू जो ऊपर पीएच जो इसकी रहती है वो 7 से ऊपर यानी 7 से कम, वो आता है हमारा एसिड के लिए। और जो 7 के नीचे यानी 7 8 9 10 11 12 डस वो रहता है हमारा बेस के लिए। तो इसमें एसिड के लिए क्या रहेगी बेसिक वैल्यू, यानी 9। तो इस तरह से आप याद कर लेना, यानी 7 से ज़्यादा रहेगी तो 9 आ गई। ठीक है, ये किसके लिए, टाइप ए के लिए। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है टाइप ए के लिए। टाइप बी के लिए, बी यानी बेसिक है, इसके लिए एसिडिक वैल्यू रहेगी यानी 7 से कम वाली 4.7। तो इस तरह से याद कर लेना, 4.7 किसके लिए हो जाएगी, टाइप बी के लिए, और 9 किसके लिए, टाइप ए के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा जिलेटिन का। अभी भी जिलेटिन है, अब है पढ़ेंगे हम इसकी इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ जिलेटिन आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें जो इवेल्यूशन है, इवेल्यूशन में क्या है, टेस्ट है कुछ। पहला आता है हमारा ब्लूम टेस्ट, दूसरा आता है हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। पहला है हमारा ब्लूम टेस्ट और सेकंड है हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। अब ब्लूम टेस्ट में क्या है, इसमें हम ब्लूम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट रहता है BST। इसमें क्या रहता है, जो इसमें देखिए इसकी प्रोसेस है पूरी, अच्छे से देखना है आपको। ये है हमारा, ये जो कंटेनर देख रहे हो इसमें है जिलेटिन। ठीक है, कितना लेंगे, 6.67% वेट बाय वॉल्यूम। कितना, 6 पॉइंट, अच्छे से याद करना है वैल्यू, एमसीक्यू में पूछता है, IMP बहुत। 6.67% वेट बाय वॉल्यूम जिलेटिन, किसके अकॉर्डिंग, आईपी और यूएसपी। आईपी यानी इंडायरेक्ट फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये लेंगे हम एज अ रेफरेंस, एज अ रेफरेंस। अब 6.67% ये MCQ में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, 6 2/3 वेट बाय वॉल्यूम या 20/3 वेट बाय वॉल्यूम। तो ये तीनों सेम ही है, बस फ्रैक्शन में वैल्यू लिख दिए। ओके, तो ये लेंगे हम इतना जिलेटिन एज अ रेफरेंस, कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस, 17 आवर के लिए, आवर्स के लिए 17 आवर्स के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। अब इसको हम करेंगे बीकर में से रिमूव, एंड ये क्या रहेगा, यहाँ है हमारा जिलेटिन। ठीक, ये नीचे है जिलेटिन, ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको जिलेटिन है। अब ये प्लास्टिक प्लंजर है, ये देख रहे हो आप प्लास्टिक प्लंजर, और ऊपर इसमें क्या करेंगे, 15 ग्राम वेट कर लेंगे। कितना, 15 ग्राम वेट कर लेंगे, और नीचे हमारा जो जिलेटिन टेस्ट करना है वो है। अब जो इसका डायमीटर है ना प्लंजर का,
इंटरनल डायमीटर, जो ट्यूब है ये पतली सी दिख रही है आपको, इसका डायमीटर है 0.5 इंच, इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। इतना होना चाहिए, नॉट मोर देन, NMT लिखा है यानी नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 0.5 इंच, 0.5 इंच, याद रखना हर वैल्यू IMP है। अब जो 0.5 इंच इंटरनल डायमीटर है, इतना होना चाहिए इसका डायमीटर इंटरनल। एंड इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमने लिया 50 ग्राम लिया वेट, जो हमारा रेफरेंस था, ऊपर डाला, इनिशियल जिलेटिन है। अब 50 ग्राम वेट डालने पे मिनिमम 4 mm इतना प्लास्टिक जो प्लंजर है ना, वो जिलेटिन के अंदर जाना चाहिए। यानी ऊपर हमने रखा, जो हमारा रेफरेंस है 50 ग्राम रखा, और इतना कितना ना जाना चाहिए उसके, 4 mm इतना घुसना चाहिए उसके अंदर, ठीक। अब मान लीजिए 50 ग्राम वेट रखने पे 4 mm अंदर नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, वेट को और बढ़ाएंगे, 50 की जगह हम 100 रखेंगे, तब भी नहीं गया बाई चांस मान लो, तो हम और बढ़ा देंगे वेट, 150 ग्राम कर देंगे। अब क्या हुआ, 150 ग्राम पे जो जिलेटिन जो था हमारा प्लंजर, उसने क्या है, वो अंदर चला गया जिलेटिन के, जो हम टेस्ट कर रहे हैं जिसपे, तो किस 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 पे गया, 150 पे गया है। तो यही 150 है ना हमारा, ये हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ, ये हमारी है ब्लूम स्ट्रेंथ। तो टेस्टिंग के दौरान पता चला कि जो ऑप्टिमम ब्लूम स्ट्रेंथ रेंज है ना, वो कितनी रहती है, 150 से 250 ग्राम, ठीक। कितनी रहती है, 150 से 250 ग्राम। क्या ये हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ रेंज है, कितनी, 150 से 250 ग्राम। इस रेंज में नॉर्मली जो प्लंजर होता है ना, वो क्रॉस कर देता है जिलेटिन को, 4 mm, कितना, 4 mm। कंफ्यूज मत होना, 4 mm में इतना अंदर जाना चाहिए, 0.5 इंच इतना डायमीटर होता है इंटरनल, ठीक। और 150 से 250 ग्राम इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ रेंज है। अब इस पे अंदर चला गया, यानी हमारा जो जिलेटिन है वो अच्छा है, मतलब अच्छा बना है, गुड है। तो इस तरह की जाती है हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट। अब एक और चीज़ है, 150 पे अगर 4 mm पेनिट्रेट कर रहा है जिलेटिन को, करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ये 160, 170, 180, 250 है ना, इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जिलेटिन का इंक्रीज है, इसका मतलब है जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है जिलेटिन का। अब ये हो गया हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट। एक और चीज़ पॉइंट लिखा है इस पे टॉप पे, जो ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट है ना, वो किससे टेस्ट किया जाता है, ब्लूम जीलोमीटर से, ब्लूम जीलोमीटर से। देन अब चलते हैं अगले हाँ, एक और पॉइंट इसमें लिखा है, मान लीजिए अगर 150 से कम है, जो ब्लूम स्ट्रेंथ आई है हमारी 150 से कम है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है ना जिलेटिन का, वो बहुत ज़्यादा है, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है ना जिलेटिन का, वो बहुत ज़्यादा है। अगर रेंज 150 से कम आई है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है जिलेटिन का वो बहुत कम है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लूम स्ट्रेंथ के। देन अब हम देखेंगे, जो देखिए जो लो विस्कोसिटी है ना, टॉप पे लिखा है लो विस्कोसिटी एंड हाई ब्लूम स्ट्रेंथ, ये है फोर कैप्सुलेशन ऑफ हाइड्रोस्कोपिक व्हीकल। यानी हाइड्रोस्कोपिक व्हीकल की जो कैप्सुलेशन करना होता है ना, उसके लिए हमें चाहिए होती है लो विस्कोसिटी और हाई ब्लूम स्ट्रेंथ। ये एमसीक्यू में आया हुआ था, टॉप पे है, जो टॉप पे बेसिकली वो पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ चुके हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा में देख लेना, बताता जाता हूँ मैं बीच बीच में। अब देखिए एक इसमें नोट है, जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है, कोहेसिव स्ट्रेंथ of cross linking between gelatin molecule, measurement of cohesive strength of cross linking between gelatin molecule called Bloom strength। ये लाइन याद कर लीजिए, यानी जिलेटिन के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है ना, उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करना ब्लूम स्ट्रेंथ कहलाता है। ये लाइन डायरेक्टली पूछी जाती है एमसीक्यू में, क्वेश्चन में। अगर कोई पूछे कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको कहना है
मेजरमेंट ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिंग मॉलिक्यूल, ये हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ। ये देख सकते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ, इस तरह से जिलेटिंग के मॉलिक्यूल आपस में अटैच है। सो ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी ना, उतनी ज़्यादा जिलेटिंग की कॉस्ट रहेगी हमारी। ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी, उतनी ही ज़्यादा जिलेटिंग की कॉस्ट रहेगी। अब जो ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिंग की, ठीक है, उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्रांसपोर्ट टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट। क्या क्या? स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्रांसपोर्ट टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट। तो ये पूरा था हमारा किसके बारे में? ब्लूम के बारे में। ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट, BST। ओके, अब जो दूसरा टेस्ट है हमारा, वो है हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। बहुत IMP टेस्ट है ये, मतलब ये नहीं, दोनों ही, ब्लूम स्ट्रेंथ भी और विस्कोसिटी टेस्ट भी। अच्छे से पढ़ना। और जो वैल्यू मैंने बताई है ब्लूम स्ट्रेंथ में, 4 वाली, 0.5, 150 से 250, याद रखना किस कैटेगरी में है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। अब आते हैं हम विस्कोसिटी टेस्ट पे। अब इसमें क्या रहता है, हम इसमें क्या मेज़र करते हैं? मॉलिकुलर चेन लेंथ, यानी जो चेन रहती है उसकी लेंथ को वो मेज़र करते हैं। तो सिंपल टर्म में समझेंगे हम, जो जिलेटिन है अभी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में रहता है जिलेटिन। अब इसको क्या करेंगे, हम मेल्ट कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब जो ये लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में हम करेंगे विस्कोसिटी चेक। किससे करेंगे? विस्कोमीटर से। कौन सी विस्कोसिटी? कप ऑफ विस्कोसिटी, कप ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी में पढ़ाऊंगा मैं, क्या है ये, इसके रहते हैं अलग अलग तरह के। सो विस्कोसिटी भी हम पढ़ेंगे आने वाले, ये अलग अलग टॉपिक है, डिवाइड, मैं सब कराऊंगा आपको अभी, आप देखिए, ठीक। अब जो जिलेटिन है, एक तो हो गया मेल्ट कर दिया। अब दूसरा क्या है, मोशन कराएंगे, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, मोशन कराएंगे, जिससे हो जाएगा जो सॉलिड है उसका डिफॉर्मेशन होगा। तो ये है उसका ओवरव्यू। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी है, कितना लेंगे हम जिलेटिन? 6.67% वेट बाय वॉल्यूम, नोटेड 6.67% वेट बाय वॉल्यूम। जो ब्लूम में हमने लिया था वो कितना था? 6.67% वेट बाय वॉल्यूम, सेम है। ओके, इसमें ये चीज़ सेम है, 6.67, लेकिन जो टेम्परेचर और टाइम है वो डिफरेंस है। इसमें कितना ले रहे हैं टेम्परेचर? 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, यानी 60 मिनट। ब्लूम में कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर, याद रखना, 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर इसमें था ब्लूम में। विस्कोसिटी में है 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ठीक, ये याद रखना है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। विक्स की गोली 60 घंटे में असर कर देती है, 60 घंटे में असर कर देती है विक्स की गोली, ठीक है। तो 60 से 60 मिनट और 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें रेंज कितनी है, ऑप्टिमम विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन कितनी होनी चाहिए? 25 से 45 मिली पॉइस। कितनी? 25 से 45 मिली पॉइस। इस जो रेंज में क्या है, हम डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। कितनी होनी चाहिए? 25 से 45 मिली पॉइस। अब देखना, अब ये हो गया हमारा विस्कोसिटी, इतना ही था टेस्ट, और प्लूम बता दिया मैंने। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने कुछ एडिटिव्स के बारे में। इसमें अब एडिटिव्स दिए हैं, क्या है, ऐसे एडिटिव्स जो जिलेटिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक्स्ट्रा में ऐड किए जाते हैं, जिनका कोई मेन ड्रग में रोल नहीं है, बस वो एडिशनली ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एडिटिव्स क्या क्या होते हैं वो करेंगे हम। पहला आता है हमारा कलरिंग एजेंट, ठीक है। क्या आता है? कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट है। दूसरा है हमारा प्रेजर्वेटिव्स, प्रेजर्वेटिव करेंगे। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। प्रेजर्वेटिव में क्या आ जाएगा? मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन,
अब कितना लेंगे इसमें कंसंट्रेशन, मिथाइल पैराफिन और प्रोपाइल पैराफिन का 0.2% कंसंट्रेशन, या 4:1 रेशियो, 4:1 रेशियो, जिसमें 4 है हमारा मिथाइल पैराफिन के लिए, कन्फ्यूज मत हो, 4 है हमारा मिथाइल पैराफिन के लिए और 1 है हमारा प्रोपाइल पैराफिन के लिए। सो कितना लेंगे, 4:1। इसमें एक और चीज़ है जो कलरिंग एजेंट है, इसमें QS लिखा है, इसका अभी मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने QS क्यों लिखा था, खैर देखते बाद में। अब देखिए फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे जिससे क्या होगा, फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे इथाइल वैनिलीन, इथाइल वैनिलीन कितना, 0.1% फ्लेवरिंग एजेंट, ओके। इथाइलीन, इथाइल वैनिलीन 0.1%। स्वीटनिंग एजेंट भी डालेंगे, ठीक है, 5% शुगर, कितने, 5% शुगर, बिकॉज जो चाइल्ड के लिए बनते हैं ना, जो बच्चे भी ले सकें, जो बच्चों के लिए, तो उसके लिए रहता है शुगर डालते हैं, हम ऐड करते हैं। तो शुगर है हमारा 5% शुगर। अब फ्यूमरिक एसिड डालेंगे, क्यों डालेंगे, जिससे सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, जो सॉल्युबल है उसकी जिलेटिन को सॉल्युबल और बनाया जा सके, फ्यूमरिक एसिड्स डालने से होता है ऐसा। तो हमें 1% से ज़्यादा नहीं डालनी है, यानी नॉट मोर देन 1%, NMT 1% फ्यूमरिक एसिड, क्यों, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो नाम से समझ जाइए कुछ, तो आप ऐसे कर लो, फोम, फ्यूम बन रहा है, फोम बन रही है, यानी सॉल्युबल, झाग बनता है सरफ में, फोम बनती है पानी में, सॉल्युबल। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए। फिर इसमें SO2 डालेंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कितना, 1%। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिकम्पोजिशन को, ठीक है, खराब होने से बचाएगा। तो इसको भी याद कर सकते हो। ये ट्रिक मैंने पेंसिल से लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा है SO2 के लिए सो जाओ डिकम्पोज होने के लिए, सो जाओ डिकम्पोज होने के लिए, ऐसी बना दी ट्रिक, आप भी देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर क्रॉस लिंकिंग एजेंट डालेंगे। क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या है, ग्लूटर एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड, ग्लूटर एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड मटेरियल है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। फिर यूवी लाइट से प्रिवेंट करने के लिए हम डालेंगे TiO2, TiO2 कितना, 0.2 से 1%। ओपेसिफायर एजेंट कहते हैं इसको हम, ओपेसिफायर एजेंट, प्रिवेंट करेगा यूवी लाइट से, ओपेसिफायर एजेंट TiO2 0.2 से 1%। अब इसमें जो है एक और पॉइंट है, जो आयरन कंटेंट रहता है कैप्सूल में प्रेजेंट, नॉट मोर देन 50 ppm, यानी 50 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50 ppm आयरन कंटेंट, ठीक है, जिलेटिन में, मतलब कैप्सूल में आयरन कंटेंट है वो नॉट मोर देन 50 ppm। तो इतनी बार बोल चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, होप याद हो गई होगी, फिर भी अगर नहीं होगी तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हो, और या फिर नोट्स बना लेना आप, होप नोट्स तो बना ही रहे होंगे आप, तो उसको रिवीजन करते रहना। अब इसमें एक लाइन है, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, यानी जो जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी होती है ना, उसको, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट देते हैं उसको, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। तो ये हो चुका है हमारा, ठीक। अब चलते हैं कैप्सूल के टाइप पे, लेकिन कैप्सूल के टाइप में अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा, अभी के लिए आप इतना करिए। अभी हमने इस क्लास में पढ़ा जिलेटिन के बारे में पूरा, जिलेटिन की प्रिपरेशन, जिलेटिन के टाइप, उसमें क्या एडिटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्या टेस्ट है, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैप्सूल के टाइप के बारे में, और अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा कैप्सूल, अब ज़्यादा बचा नहीं है, पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और अगली क्लास में तो और IMP चीज़ें हैं, तो मिस मत करना। और कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगा। सो मिलते हैं, बाय।